Hello guys, I am Eslamina, lecturer in English and I welcome you in my online class। मेरे प्यारे सभी ही आरपीएससी के और अदर स्टेट की पीसीज के अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों, मैं आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस इंग्लिश टीचिंग मेथोडोलॉजी पे एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं, जिसका फर्स्ट वीडियो आज होने वाला है। इस सीरीज में मैं आपको बता दूं क्या क्या मैं कौन कौन से मेथड आपको क्लियर करवाऊंगा। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग ऑफ ग्रामर, टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन, इन सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो इसमें एक के बाद एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज जो मैं जिसकी शुरुआत कर रहा हूं वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। सो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें अलग अलग स्कॉलर के द्वारा जो अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, उसके माध्यम से मैं इस वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। उसकी मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उन सबको आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो साथियों, और मेरा इरादा है कि ये राजस्थान के और सभी राज्यों के उन सदस्यों तक पहुंचना चाहिए जो जिन्होंने अलग अलग रीट या सीटेट या अलग अलग एग्जामिनेशन में इंग्लिश टीचिंग का चयन किया है, तो उनको इसकी सहायता मिल सके। इसलिए यदि जो वीडियो यदि आपको मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सब तक पहुंचाना है। और यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो, आज मैं ले चलता हूं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको समझाता हूं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ओके, देखते रहिए और यदि आप इसको समझते रहिए और नोटबुक में आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। दिस मेथड बिगिंस विद डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड लर्निंग रूल्स ऑफ ग्रामर। इट्स इम्पोर्टेंट, ये जो मेथड है ये ग्रामर के रूल्स के साथ में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एलिमेंट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उनकी सभी डेफिनेशन के साथ में इसकी शुरुआत होती है। इट बिकेम पॉपुलर इन 19th सेंचुरी, और ये आता है ये 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था, शुरुआत पहले हो गई थी। और इट वॉज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई थी। दिस मेथड इज नोन एज परुसियन मेथड, और इसको हम परुसियन मेथड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिडक्टिव मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव मेथड पर आधारित है। एंड डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, देखो, फर्स्ट डेफिनेशन देन एग्जाम्पल्स आर गिवन। इसमें पहले डेफिनेशन दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में एग्जाम्पल से उसको क्लेरिफाई किया जाता है, तो वो डिडक्टिव मेथड है। इसको हिंदी में आगमन विधि बोलते हैं, उस पर आधारित है। अब हम बात करते हैं एक चैंपियन डिफाइन एज। जो चैंपियन स्कॉलर है वो इसकी डिफाइन परिभाषा इस प्रकार देते हैं। ये जो परिभाषा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और कोई भी जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो बना रहे हैं इसके, उन पर भी आपको ये सा मैटर नहीं मिलेगा। तो प्यारे आरपीएस के सभी सदस्यों जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए। देखिए, डिफाइन, चैंपियन डिफाइन है, चैंपियन इस प्रकार परिभाषित करता है इस मेथड को। द मेथड इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को सीखने में पहली कदम ये तरीका है, इससे हम सीख सकते हैं। एंड इट इज़ टू गेट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, और इसमें हम नए नए वर्ड्स का मीनिंग प्राप्त करते हैं। फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज टू बी लर्नड, जिन सेंटेंस को, फ्रेजेज को, वर्ड्स, नए वर्ड्स के अर्थ को जाना, समझा जाना है, उनको प्राप्त करना इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये डेफिनेशन चैंपियन ने दी, अगर आपको पूछ ली जाए तो इसको चैंपियन यही है। एक और डेफिनेशन हम इसको समझ लेते हैं। देखो आप, थॉमस यार्ट राइट्स बोल्डली। थॉमस यार्ट भी बड़ी बहादुरतापूर्वक लिखते हैं, ऑफन देर इज मोर ऑफ द मदर टंग देन इंग्लिश इन अ lesson given according to the translation method and there is no direct contact with the
foreign tongue necessary for the assimilation to the take place। देखिए आप, there is more of the mother tongue than English in lesson। किसी भी लेसन में इंग्लिश की अपेक्षा मदर टंग का ज़्यादा उपयोग होता है उसको बच्चों को समझाने के लिए। इस ट्रांसलेशन मेथड के अनुसार एंड देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फॉरेन टंग, और विदेशी भाषा के साथ सीधा संबंध नहीं रहता है, आवश्यक रूप से एसिमिलेशन टू टेक प्लेस, उसको ये टेक प्लेस मतलब एसिमिलेशन टेक प्लेस करने के लिए फॉरेन विदेशी भाषा का कांटेक्ट, उसमें प्रत्यक्ष कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन जो दी है वो थॉमस यार्ट ने दी है, ये भी अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेथड। आगे इसका मेथड का मीनिंग क्या है, देखो साथियों, मीनिंग ऑफ द मेथड, अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टॉट इजीली थ्रू ट्रांसलेशन एंड क्रैमिंग ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर। इंपॉर्टेंट है, फॉरेन लैंग्वेज को सीखा जा सकता है आसानी से, किसके माध्यम से, क्रेमिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के नियमों को कंठस्थ करके याद करके और उनका अनुवाद करके ही हम उस विदेशी भाषा को सीखते हैं। तो ये इसका मूल मंत्र है, ये इसका मूल मंत्र है, आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, अब इसके किन किन विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने इसको बढ़ावा दिया है और कौन कौन इसके एक्सपोनेंट्स हैं। तो देखो आप, इट्स लीडिंग एक्सपोनेंट्स आर जॉन सीडन, स्टिकर, कार्ल प्लोट्स, एच.एस. ऑलन डफ एंड जॉन मेडिंगर। ये अक्सर पूछ लिया जाता है या इनमें से एक छोड़ दिया जाता है कि कौन सा नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। तो जॉन सीडन स्टिकर, कार्ल प्लोट्स, ओ.एस. ऑलन डफ एंड जॉन मेडिंगर इसके पिलर हैं, इसको सामने इसको प्रसिद्ध करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग और मेथड। टीचिंग मेथड की प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। इन दिस मेथड, इस मेथड में द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है। इस मेथड में जो है टेक्स्ट बुक, मूल ग्रंथ जो कवि बुक होती है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। द टेक्स्ट बुक, अब देखो टेक्स्ट बुक में क्या क्या समाहित रहता है, ऑल रीडिंग मटेरियल्स, स्पेसिफिक ग्रेडेड वोकेबुलरी, रूल्स ऑफ ग्रामर, ईच लेसन विद न्यू वर्ड्स, ये सभी एक बुक में रहता है। तो इस बुक की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। द टीचर मेक्स द मीनिंग ऑफ एवरी न्यू वर्ड्स क्लियर टू द स्टूडेंट बाय ट्रांसलेशन देम इनटू द मदर टंग। अब देखो इसमें ये प्रोसीजर है, तो अध्यापक सभी ही बच्चों को उसकी मातृभाषा में उन शब्दों का ट्रांसलेशन करके विद्यार्थियों को हर एक नए शब्द का मीनिंग स्पष्ट करवाता है। ये इसकी प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखिए द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेथड। इस मेथड की इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है द यूनिट ऑफ द टीचिंग इज वर्ड। इसकी जो टीचिंग है, टीचिंग की जो यूनिट है वो वर्ड है, which is the unit of the translation grammar method. तो word is the right answer, okay, and the unit of teaching is word, important करना। the mother tongue dominated, और ये इसमें मदर टंग, मातृभाषा प्रभावशाली रहती हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर दी। उसके बाद देखो ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन बाय टीचर। इसमें ग्रामर जो रूल होते हैं वो टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। द प्रिंसिपल्स ऑफ द मेथड, इस मेथड की जो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजियोलॉजी, अनुवाद हैं जो विदेशी शब्द विन्यास हैं उनको उनकी व्याख्या करता है। एंड द फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज असिमिलेटेड, और विदेशी जो शब्द विन्यास है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। असिमिलेटेड का मतलब होता है सम्मिलित करना, ओके। फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज असिमिलेटेड, इसको सम्मिलित किया जाता है।
अब देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ द फोरेन, द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट विथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ मदर टंग। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज है उसको पढ़ाया जाता है मातृभाषा के साथ में उसकी तुलना करके और उसका विरोधाभास करते हुए इसमें टीच किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट, इस तरह इम्पोर्टेंट बनता है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट मेरिट्स हैं वो उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट मेरिट्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट इज इट इज़ इकोनॉमिकल, इट सेव्स टाइम। तो ये समय को बचाने वाला इकोनॉमिकल है, समय को बचाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इनहेंसेस वोकेबुलरी, और ये वोकेबुलरी शब्दकोश है उसको इनहेंस करता है, बढ़ाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड जो इसकी मेरिट है, इट हेल्प्स इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, ये मीनिंग को समझाने में, स्पष्ट समझाने में हमारी हेल्प करता है। बच्चों को मदर टंग में समझाने से बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इट इज़ विद एपरसेप्टिव थ्योरी विच स्टेट्स लर्निंग इज टू बी कनेक्ट विद ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़। एपरसेप्टिव थ्योरी के साथ में चलता है, जो थ्योरी हमें बताती हैं कि पुराने विचारों को नए विचारों से जोड़ करके हमें चलना है, तो ये बात हमें बताती है। नेक्स्ट इसका जो है मेरिट है, इट फॉलोज द प्रिंसिपल नो टू अननोन, ये जो सिद्धांत है नो टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये सिद्धांत इस पे लागू होता है। ओके, अब बात करते हैं, इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और ये इंग्लिश का करेक्ट ज्ञान हमें देता है। इंग्लिश वोकेबुलरी, इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी, इंग्लिश वोकेबुलरी का हमें ज्ञान वो देता है। अब बात करते हैं, इट हेल्प्स टेस्टिंग कम्प्रेंसिव, हमारी जो समझ है उसकी टेस्टिंग करने में भी हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इट डिफरेंसेस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर। देखो ये वर्नाकुलर और इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी भिन्नता दर्शाते हैं। अब वर्नाकुलर क्या है, टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको वर्नाकुलर बोलते हैं, उसमें और इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भिन्नता बताते हैं। नेक्स्ट है, इट यूजेज इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम, और इसको हम ओवर क्राउडेड क्लासरूम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चे चाहे कितने ही हो तो हम आसानी से वहाँ पर इसको अप्लाई करके टीच कर सकते हैं। बात करते हैं, इट डज नॉट एम्फेसाइज ऑन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो स्किल्स होती है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग पर ज़्यादा दबाव नहीं देता है, एक ही स्किल पर दबाव देता है, वो है लिसनिंग। उसके बाद देखो, इट डज नॉट फोकस ऑन करेक्ट आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, ये जो है आर्टिकुलेशन है और इंटोनेशन है और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं देता है। स्पीकिंग लैंग्वेज एबिलिटी पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, ये सब उन स्पीकिंग लैंग्वेज में, स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। अब बात करते देखो आप, समटाइम्स लिटरल ट्रांसलेशन बिकम्स रिडिकुलस, जो साहित्यिक ट्रांसलेशन होते हैं वो हास्यास्पद बन जाते हैं, उनका अर्थ अलग निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, तो इसका हिंदी में मैं था सोच रहा, इस प्रकार इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। हम बात करते हैं देखो आप, इट डेवलप्स हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन, ये सबसे ड्रॉबैक है इसकी, कि हमें अंदर ट्रांसलेशन की हैबिट डेवलप हो जाती है। इट डज नॉट इनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन द लॉन्ग, और ये जो मेथड है
जो स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेटिव एबिलिटी है, संप्रेषण योग्यता है, उसको नहीं बढ़ाता है लंबे समय तक। बात करते हैं इट इज़ टोटल नेगलेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, और ये स्पोकन लैंग्वेज की पूर्णतया अवहेलना करता है। स्वीट ओपिनाइंस, स्वीट स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, वो भी इसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस कैन बी टोड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा लिमिटेड जो सेंटेंस है उन्हीं को पढ़ाया जा सकता है, ये कह रहे हैं। स्वीट महोदय का ये विचार है। आगे बात करते हैं। देखो आप, दिस मेथड डेवलप्स अ हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन एट द थिंकिंग लेवल। थिंकिंग लेवल जहाँ सोचने की लेवल है, वहाँ पर भी ट्रांसलेशन अनुवाद करने की आदत को विकसित करता है। ये पढ़ लिया। और उसके आगे नेक्स्ट जो इसकी ड्रॉबैक्स हैं, तो दिस मेथड ट्राइज टू टीच इंग्लिश बाय रूल्स नॉट बाय यूज़। जो इंग्लिश को पढ़ाता है रूल्स के माध्यम से पढ़ाता है, यूज़ के माध्यम से नहीं पढ़ाता, जीवन में उपयोग के माध्यम से ये नहीं पढ़ाता है। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। देखो आप, दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग बुकिश इंग्लिश एंड प्रिवेंटिंग द डेलिकेट एक्सप्रेशन। ये जो डेलिकेट एक्सप्रेशन है उसको तो रोकता है, कोमल अभिव्यक्ति है बोलने की उसको रोकता है। केवल ये बुकिश इंग्लिश का जो यही ज्ञान हमें देता है उसी, ठीक है। आगे देखो, दिस मेथड गोज टू ऑपोजिट टू द मैक्सिमम ऑफ फ्रॉम होल टू पार्ट। जो इसकी होल टू पार्ट जो सिद्धांत से कहावत है, पूर्ण से हंस की तरफ चलना, उसका विरोध करता है। ये हमेशा पूर्ण से अंश की तरफ नहीं चलता, ये किसकी ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है, इट लेज टू मच स्ट्रेस ऑन रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के लिखित पहलुओं पर ही ज़्यादा दबाव डालता है। सो दैट ताकि स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नेग्लेक्टेड टू द बैकग्राउंड, ताकि वहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल्स हैं बस ताकि उनकी नेग्लेक्ट किया जा सके उसकी पृष्ठभूमि से। ये इसका महत्वपूर्ण ड्रॉबैक्स थी।